गुड इवनिंग बच्चों। आज दिन में क्लास नहीं हो पाई, लगभग शाम के 9 बजे शाम को मैं क्लास ले रहा हूँ आपकी। लेकिन हमारा जो लेक्चर चल रहा था वो चल रहा था आनुवंशिकी। आप ध्यान से देखिए, आनुवंशिकी जो पार्ट चल रहा था हमारा, उसके अंदर हम पढ़ रहे थे मेंडल के नियम। तो मेंडल के जब हम नियमों की बात कर रहे थे तो उसमें सबसे पहला जो नियम है, देखिए 3 नियम हैं, आप लिखिए मेंडल के नियम। और मेंडल के नियमों में हमने 3 नियमों की बात करी थी। सबसे पहले प्रभाविता का नियम, इस नियम के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो देखिए प्रभाविता का नियम क्या है, आपको क्या लिखना है प्रभाविता के नियम में कि जब एक लक्षण को लेकर जनक संतति के मध्य संकरण करवाया जाता है तो F1 PD में जो लक्षण प्रकट होता है उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं। वह इस नियम को प्रभाविता का नियम कहते हैं। ठीक है जी, तो ये आप लिख लीजिए कि प्रभाविता का नियम क्या है। देखिए जनक संतति, जनक संतति आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि किसी भी लक्षण के 2 विपर्यासी जो है युग्म होते हैं जिनको हम युग्म विकल्पी बोलते हैं। और जनक संतति सपोज करो मैंने लिया 2 बड़े टी और 2 छोटे टी लिए, ये एक जनक है, ये दूसरा जनक है। ये जनक जो है इसके अंदर पौधे कैसे हैं, लंबे पौधे, और ये कैसे हैं, बौने पौधे। फिलहाल आप देखिए ये भी समयुग्मजी है और ये भी क्या है, समयुग्मजी। तो जैसे ही इसमें हम अब युग्मक निर्माण करेंगे तो देखिए इसमें भी युग्मक बनेगा टी और ये टी, और इसमें छोटे छोटे ये टी और ये टी, ये मैंने बनाए युग्मक। आप इसको इस हिसाब से भी देख सकते हैं। देखिए पहले इस वाले को इन दोनों छोटे टी से मिलाइए, तो मैंने इसको पहले छोटे टी से मिलाया, दूसरे छोटे टी से मिलाया। ठीक है जी, तो आप देखिए यहाँ पे बड़ा टी छोटा टी, बड़ा टी छोटा टी। अब देखिए इस टी को इस टी से मिलाया तो भी बड़ा टी छोटा टी, और इस टी को इस टी से मिलाया तो भी बड़ा टी छोटा टी प्राप्त होने वाला है। कहने का मतलब ये है कि सारे के सारे टी कैसे हैं, एक जैसे हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि सभी पौधे कैपिटल टी स्मॉल टी यानी कि विषम युग्मजी लंबे हैं। देखिए कैसे हैं, तो लंबे हैं। कहने का मतलब लंबेपन का जो लक्षण है वो कैसा लक्षण हुआ, प्रभावी लक्षण। और ये जो पीढ़ी प्राप्त हुई है इसको हम बोलते हैं F1 पीढ़ी। कौन सी पीढ़ी, F1 पीढ़ी। तो इसका मतलब F1 पीढ़ी में सभी के सभी पौधे कैसे प्राप्त होने वाले हैं, हमें
लंबे, यानी कि हम लक्षण लेके चल रहे थे लंबेपन का और बौनेपन का, लेकिन बौनेपन का लक्षण F1 पीढ़ी में प्रकट नहीं हुआ। इस कारण से याद कीजिए हमने उसको लिखा था अप्रभावी लक्षण, और हमने ये लिखा था कि वो लक्षण जो F1 पीढ़ी में प्रकट होता है प्रभावी लक्षण कहलाता है, और वो लक्षण जो F1 पीढ़ी में प्रकट नहीं होता अप्रभावी लक्षण कहलाता है। ठीक है, तो इसके बारे में आप नोट कर लीजिए। ठीक है जी, अब अगला जो नियम है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। अगला नियम लिखिए आप, युग्मकों की शुद्धता का नियम या पृथक्करण का नियम। तो दूसरा नियम है पृथक्करण का नियम, या इसको कह सकते हैं हम युग्मकों की शुद्धता का नियम। ठीक है जी, इस नियम को समझते हैं पहले, फिर इसके बारे में चर्चा करेंगे। आप ध्यान से देखिए, हमने लिया जनक पीढ़ी, कौन सी थी? बड़ा टी और छोटा टी छोटा टी। अब देखिए बड़ा टी छोटा टी जनक पीढ़ी दिया, उसके बाद हमने युग्मक बनाए। आप दोनों एक जैसे हैं इसलिए एक टी लिख सकते हैं सिंपल छोटा करके, और इसको एक टी लिख सकते हैं। जैसे ही इनमें क्रॉस होता है तो एक बड़ा टी एक छोटा टी, कहने का मतलब ये होगी F1 पीढ़ी, यानी कि ये आपका F1 पीढ़ी में जो पौधा प्राप्त हुआ है इसमें कौन सा लक्षण प्रकट हुआ? लंबेपन का। लेकिन जैसे ही इसमें मैं स्वयं परागण कराता हूं, जब हम स्वयं परागण करवाएंगे तो कहने का मतलब अब की बार जो जनक पीढ़ी होगी वो बड़ा टी छोटा टी और बड़ा टी छोटा टी ही होने वाला है। स्वयं परागण का मतलब इसी पौधे का इसी पौधे से संकरण हमने करवाना है। तो जब इसके अंदर हम देखेंगे कि युग्मक कैसे बनते हैं, तो आप इसको अब चेकर बोर्ड से भी देख सकते हैं। देखिए हम चेकर बोर्ड बना रहे हैं, इसके अंदर आप यूं देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने बड़ा टी लिखा, यहाँ पे छोटा टी लिखा, यहाँ पे बड़ा टी लिखा, यहाँ पे छोटा टी लिखा। अब देखिए इसका इससे किया तो बड़ा टी, इसका इससे किया तो बड़ा टी छोटा टी, इसका इससे किया तो बड़ा टी छोटा टी, और इसका इससे किया तो छोटा टी। आप ध्यान से देखिए यहाँ पे 3 तरह के पौधे प्राप्त हो रहे हैं। कौन कौन से? देखिए एक पौधा प्राप्त हो रहा है बड़ा टी। कितने पौधे हो रहे हैं? 1। और ये देखिए बड़ा टी छोटा टी, कितने पौधे प्राप्त होते हैं? 2। और एक प्राप्त हो रहा है छोटा टी, यानी एक प्राप्त हो रहा है 1। अब यहाँ पे इसके बारे में अब हम चर्चा करें कि ये कैसा है, तो हम कहेंगे सम युग्मजी लंबा। ये कैसा है? तो विषम युग्मजी लंबा। ये कैसा है? तो इसको हम बोना कह सकते हैं, या समयुग्मजी बोना भी कह सकते हैं। फिलहाल समयुग्मजी होगा तभी बोना होगा। अगर आप इनको दोनों को देखें तो ये पौधे कैसे हैं? लंबे। अगर आप इसका लक्षण प्रारूप देखें, याद कीजिए लक्षण प्रारूप कि बाहर से देखने पे पौधा कैसा लग रहा है, लंबा या बोना। तो देखिए ये दोनों पौधे लंबे हैं, इसका मतलब 2 और 1 3, यानी लक्षण प्रारूप कितना हो गया आपका? 3:1, यानी कि लंबेपन का और बोनेपन का जो अनुपात आ गया वो क्या आ गया? 3:1। जबकि जीन प्रारूप की जब हम बात करते हैं तब हम क्या कहेंगे कि ये दोनों जो 1 नंबर और 2 नंबर पौधे हैं एक जैसे नहीं है। हालांकि देखने पे लंबे हैं, लेकिन ऊपर वाला समयुग्मजी लंबा है और वो कितना पौधा है? 1, और विषम युग्मजी कितने हैं? अनुपात 2, यानी इन 3 में भी अनुपात क्या है? 1:2, और आगे अनुपात ये 1। कहने का मतलब लक्षण प्रारूप क्या होगा? 3:1, और जीन प्रारूप क्या होगा? 1:2:1। हम समझाना क्या चाह रहे हैं इस नियम में? इस नियम में हम ये समझाना चाह रहे हैं कि देखिए शुरुआत जब हमने की थी जनक पीढ़ी में लंबेपन का लक्षण और बौनेपन का लक्षण लिया था, तो इसमें हुआ यूं था कि हमने प्रभावी लक्षण कौन सा लिया? लंबेपन का, जो कि F1 पीढ़ी में प्रकट हुआ।
ये जो छोटा टी है F1 पीढ़ी में इसके साथ तो था, लेकिन इसने अपना लक्षण प्रकट नहीं किया। लेकिन जैसे ही सबने स्वपरागण कराया तो स्वपरागण की घटना में ये छोटा टी साथ होते हुए भी ये जो छोटा टी है वो यहाँ पे F2 पीढ़ी में प्रकट होता है। तो हम देखिए ये F2 पीढ़ी है। आप F2 पीढ़ी की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि F2 पीढ़ी में अप्रभावी लक्षण प्रकट होता है। F2 पीढ़ी में अप्रभावी लक्षण प्रकट होता है। ठीक है, अब इस पृथक्करण के नियम के बारे में आप लिखिए। इसमें लिखिए इस नियम के अनुसार यदि F1 पीढ़ी में स्वपरागण करवाया जाता है, इसको थोड़ा ऊपर की तरफ मैं लिख देता हूं। इस नियम के अनुसार जब F1 पीढ़ी में स्वपरागण होता है तो विषम युग्मजी से दोनों युग्म विकल्पी, देखिए विषम युग्मजी में होता है ये वाला, विषम युग्मजी से दोनों युग्म विकल्पी यानी कैपिटल टी और स्मॉल टी, विषम युग्मजी से दोनों युग्म विकल्पी एक दूसरे से पृथक होकर ठीक है जी, एक दूसरे से पृथक हो गए, इस कंडीशन की बात कर रहे हैं। एक दूसरे से पृथक होकर अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं, अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं। अब जब अलग अलग युग्मकों में चले गए यानी पृथक हो गए, इस कारण से इस नियम को हम क्या कहते हैं, पृथक्करण का नियम या विसंयोजन का नियम भी कहते हैं। ठीक है, और सबसे बड़ी बात कि एक लक्षण के लिए एक युग्म विकल्पी पाया जाता है, एक लक्षण के लिए एक युग्म विकल्पी पाया जाता है, और ये स्मॉल टी यहाँ F2 पीढ़ी में प्रकट हो गया। कहने का मतलब ये है कि ये स्मॉल टी इस कैपिटल टी के साथ रहते हुए भी F1 पीढ़ी में अपने कैरेक्टर को नहीं छोड़ता। हालांकि यहाँ पे अपना लक्षण प्रकट नहीं कर पाया था, लेकिन फिर भी ये युग्मक शुद्ध था। शुद्धता के कारण इसने जब अपने जैसे युग्मक के साथ मैच किया तो F1 पीढ़ी में अपना लक्षण प्रकट कर दिया। कहने का मतलब F1 पीढ़ी के अंदर ये कैपिटल टी के साथ होता हुआ भी खराब नहीं होता, शुद्ध रहता है, इसलिए इसको युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। ठीक है, तो इस कारण से आप इसको कह सकते हो कि प्रत्येक युग्मक में एक लक्षण के लिए एक युग्म विकल्पी पाया जाता है। इसलिए इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। ठीक है जी, तो युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि पहला नियम में हमने कितने लक्षण लिए। देखिए एक ही लक्षण लेके चल रहे हैं, अभी तक कोई दूसरा लक्षण नहीं लिया। याद कीजिए मेंडल ने 7 जोड़ी लक्षण लिए थे, अभी तक हमने एक ही लक्षण की चर्चा की है। आपसे पूछा जाए कि एक संकर संकरण पर आधारित नियम कौन कौन से हैं, तो पहला नियम प्रभाविता का नियम, वो भी एक संकर संकरण पर आधारित है।
और जो दूसरा नियम है पृथक्करण या युग्मकों की शुद्धता का नियम, वो भी एक संकर संकरण पर आधारित नियम है। ठीक है जी। तो अभी एक ही संकर संकरण की हम बात कर रहे थे। ये दो नियम आपके सामने हैं। पृथक्करण का नियम हमने समझा, उसके पहले हमने प्रभाविता के नियम को समझा। अब जो अंतिम नियम है उस नियम को हम समझ रहे हैं। अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर एक सारणी भी जो है वो डिस्प्ले होगी, सारणी को भी ध्यान से देखना आप। जो द्विसंकर संकरण का परिणाम होगी उसको अपनी कॉपी में नोट करना, वो सारणी को। और स्वतंत्र अपव्यूहन का जो नियम है उस नियम की हम पहले चर्चा करने जा रहे हैं। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। देखिए, स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम की हम चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये नियम जो है द्विसंकर संकरण पर आधारित है। किस नियम पर आधारित है? ये नियम द्विसंकर संकरण पर आधारित है। आप पहले इस नियम को समझ लीजिए। इस नियम में हम ये कह रहे हैं कि मेंडल ने जो जनक पीढ़ी ली उसमें देखिए लक्षण लिए दो। एक तो लिखा पीला गोल, दो लक्षण लिए, एक पीला एक गोल। एक लिया है हरा झुर्रीदार। देखिए पीला क्या है? ये बीज का रंग है। और गोल क्या है? तो बीज की आकृति है। हरा तो अप्रभावी लक्षण, और झुर्रीदार वो भी क्या है? अप्रभावी लक्षण। अब देखिए पीले के लिए उसने बड़ा वाई और बड़ा वाई लिया है, और गोल के लिए, राउंड के लिए बड़ा आर और बड़ा आर लिया है। थोड़ा सा ध्यान से समझिए इसको। हरा झुर्रीदार में जो है वो छोटा वाई हरे के लिए लिया है, और छोटा आर जो है वो झुर्रीदार के लिए लिया है। अब जब इसमें युग्मक बनेंगे तो इसको ध्यान से देखिए। इन दोनों वाई में से हमने एक वाई लिया और दो आर में से एक आर लिया, ये बन गया आपका युग्मक। और इसमें एक छोटा वाई और एक छोटा आर। अब जब इसके अंदर हम पहली पीढ़ी की बात करते हैं, यानी कि F1 पीढ़ी, तो F1 पीढ़ी में लक्षण क्या होगा? देखिए बड़ा वाई, बड़ा आर, छोटा आर। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे दोनों वाई में से बड़ा वाई प्रभावी है, यानी कि लक्षण किसका आएगा? पीलेपन का। तो पीला। और बड़ा आर छोटे आर में लक्षण जो है वो कौन सा प्रभावी है? बड़ा आर, जो कि गोल को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसलिए F1 पीढ़ी में जो लक्षण प्रकट होने वाला है वो है पीला गोल। तो ये F1 पीढ़ी की बात है। फिलहाल इसको उतारिए। उसके बाद जब हम चर्चा करेंगे तो F2 पीढ़ी की हम बात करेंगे। F2 पीढ़ी की जब हम बात करेंगे तो F1 पीढ़ी के अंदर आपको स्वपरागण करवाना है। देखिए इसमें स्वपरागण करवाएंगे। स्वपरागण से जो युग्मक बनेंगे, देखिए वो युग्मक कौन कौन से बनेंगे? एक तो बनेगा, देखिए पहले बड़े वाई को बड़े आर के साथ ले आओ, फिर बड़े वाई को छोटे आर के साथ ले आओ। अब देखिए फिर छोटे वाई को बड़े आर के साथ ले आओ, और फिर छोटे वाई को छोटे आर के साथ ले आओ। तो इस तरह से ये चार जो है वो युग्मक बन गए हैं। इसी तरह से यहाँ पे हम इसको बड़ा वाई, बड़ा आर, बड़ा वाई, छोटा आर, छोटा वाई, बड़ा आर, और छोटा वाई, छोटा आर। अगर हम यहाँ पे चेकर बोर्ड बनाना चाहें तो देखिए कितने खाने बनेंगे? ये 6 खाने बनेंगे। सॉरी 4 और 4 16 खाने बनेंगे। आप देखिए 2 3 4, 1 2 3 4। तो इस तरह से इस खाने के अंदर अगर आप फिलअप करेंगे, आप इसको पहले इसके साथ, चारों के साथ मैच करते जाइए। आप क्लियर करते जाएंगे तो देखिए बड़ा वाई, बड़ा वाई, बड़ा आर, बड़ा आर, देखते जाइए। बड़ा वाई, बड़ा वाई, बड़ा आर, छोटा आर,
बड़ा वाई छोटा वाई बड़ा आर बड़ा आर, ठीक है। उसके बाद बड़ा वाई छोटा वाई बड़ा आर छोटा आर। ये वाली जो लाइन है ये सारी की सारी ऐसे ही मैच होनी है। आप देखिए बड़ा वाई छोटा वाई बड़ा आर छोटा आर बड़ा वाई छोटा वाई बड़ा आर छोटा आर बड़ा वाई छोटा वाई बड़ा आर छोटा आर। इसको आप मैच कर लीजिएगा, सेम ही आएगा। फिलहाल इसको देखिए तो बड़ा वाई बड़ा आर छोटा आर बड़ा वाई छोटा आर। देखिए बड़ा वाई छोटा वाई बड़ा आर छोटा आर आ गया। उसके बाद देखिए बड़ा वाई छोटा वाई और छोटा आर छोटा आर। इसके बाद इसके साथ मैच कीजिए बड़ा वाई छोटा वाई बड़ा आर उसके बाद छोटा वाई बड़ा आर उसके बाद बड़ा वाई छोटा वाई बड़ा आर छोटा आर। तो इस तरह से अब देखिए इस छोटे वाई को बड़ा वाई छोटा आर उसके बाद बड़ा वाई छोटा वाई बड़ा आर छोटा आर। और लास्ट में जब आप देखिए एक सिंगल पौधा ऐसा होगा छोटा वाई छोटा आर, ये सिंगल पौधा ऐसा है। तो अब आप इनका जब अनुपात निकालेंगे ध्यान से देखिएगा। इस तरह के पौधे मैं इस लाइन को मैच कर रहा हूं 1 2 3 4, ठीक है ना। इस तरह के पौधे जब आप देखेंगे तो उसमें आपको जो अनुपात दिखाई देगा इस तरह से जब इसको काउंट करेंगे तो ऐसे 9 पौधे आपको दिखाई देंगे। तो जिसमें लक्षण जो होगा 9:3:3:1। तो ये 9 लक्षण कौन से हैं देखिए, पीला गोल ये लक्षण होगा। फिर ये कौन सा लक्षण होगा देखिए, पीला झुर्रीदार। अब इसको पीले को पीला ना रखिए, इसको कर दीजिए हरा और ये कर दीजिए गोल। एक पौधा ऐसा होगा जिसके अंदर वो हरा भी होगा और वो झुर्रीदार भी होगा। तो वो एक पौधा जो मैंने आपको बिल्कुल लास्ट में दिखाया, आप देख रहे हैं इसको। तो ये देखिए 9:3:3:1 जो है वो क्या आ गया आपका लक्षण प्रारूप है। और ये द्विसंकर संकरण पर आधारित है, इसलिए द्विसंकर जो है वो अनुपात है, ठीक है। अब इसको अगर आप और ज्यादा जीन प्रारूप में जाएंगे तो जीन प्रारूप में आपको और अलग तरह के जो है वो अनुपात देखने को मिलेंगे। तो इसको भी अगर आप डिवाइड करेंगे तो 4 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, 1 2 2 4, है ना। और ये आगे डिवाइड होगा 2 हिस्सों में 1 2, और ये भी आगे 2 हिस्सों में डिवाइड होगा 1 2, और ये 1 है, ठीक है। तो जीन प्रारूप का अनुपात क्या जाएगा 1:2:4:1:4:2:1:1:2:1। तो ये आप देखिए, इसको कोड याद रखिए। अब 12:24:12:1 12:24:12:1। अब ये 12:24 कहां से आया, तो ये 9 का अनुपात है। ध्यान से देखिए, ये 4 पौधे आपको एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, मैंने आपको राउंड भी किए हैं। ये लाइन जो आपको दिखाई दे रही है चारों के चारों पौधे एक जैसे, ये 4 वो वाले पौधे हैं। तो इस तरह से ये जीन प्रारूप है। अब इसको आप आपके सामने एक सारणी जो है वो अभी डिस्प्ले हो रही है। तो सारणी को आप ध्यान से देखिए। उस सारणी के अंदर जो है वो आपको ये जो सारणी हमने बनाई है वही सारणी जो आपको पूरी तरह से पिक्चर डिस्प्ले हो रही है। तो इसको आप ध्यान से देख लीजिए। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम क्या है, तो उसके बारे में 2 लाइनें लिख लीजिए। उसके बारे में 2 लाइनें लिख लीजिए, ये आप उतार लीजिए। उसके बाद
ये सारणी जो आपके सामने डिस्प्ले हो रही थी अभी तक, उस सारणी को ध्यान से देखिए। अब आप इस नियम के अनुसार लिख लीजिए। देखिए इस नियम के अनुसार जब दो लक्षणों, इस नियम के अनुसार जब दो या दो से अधिक विपर्यासी लक्षणों को लेकर संकरण करवाया जाता है तो एक लक्षण की वंशागति का दूसरे लक्षण की वंशागति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। देखिए कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये तो हम देख रहे हैं कि F1 पीढ़ी में पीला और गोल साथ में आ रहे थे। जायज बात है, F1 पीढ़ी में प्रभावी लक्षण प्रकट होता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि पीले के साथ गोला जाएगा। पीले के साथ गोल नहीं आएगा। लक्षण पीला है, लक्षण गोल है। देखिए F1 पीढ़ी में साथ आए हैं। अब हम ये बात नहीं कर रहे कि प्रभावी कौन सा था, अप्रभावी कौन सा था। हम ये बात कर रहे हैं कि y स्मॉल y बड़ा r स्मॉल r, इसमें ये पीला है, ये गोल है। देखिए पीले में हरा छुप गया, गोल में झुर्रीदार छुप गया, वो मामला पहले दूसरे नियम से संबंधित है। लेकिन हम यहाँ दो अलग अलग लक्षण लेके चल रहे हैं, एक पीला और एक गोल। हम ये कहना चाह रहे हैं कि एक लक्षण की वंशागति का दूसरे लक्षण पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कहने का मतलब ये बाउंड नहीं है, बंधा हुआ नहीं है कि पीले के साथ गोला ही आना है, गोल ही आना है। हमने अभी देखा पीले के साथ झुर्रीदार भी आ रहा है गोल की जगह, या गोल के साथ पीले की जगह हरा भी आ रहा है, या दोनों ही नहीं आ रहे, यानी कि हरा और झुर्रीदार एक साथ आ रहे हैं। तो कहने का मतलब एक लक्षण की वंशागति का दूसरे लक्षण की वंशागति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और इसमें और लिखिए, प्रत्येक लक्षण के युग्म विकल्पी केवल शुद्ध रूप से पृथक ही नहीं होते, बल्कि एक दूसरे के प्रति स्वतंत्र व्यवहार करते हैं। आप स्वतंत्र व्यवहार करते हैं, इसी कारण इसे स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं। ठीक है जी। तो डिस्प्ले आपके सामने हो रही थी सारणी, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम भी आपके सामने आ चुका है। तो इस तरह से आपको ये ध्यान रखना है। इसको उतार लीजिए। ये क्लास आपकी आज मैं घर से ले रहा हूं, क्योंकि स्कूल में आज थोड़ा सा बिजी थे विद्यालय के काम से, इसलिए मैं
लगभग 9:30 बजे के आसपास रात को आपकी क्लास ले पा रहा हूँ। लेकिन जब भी आप इस वीडियो को देखें, आप बच्चों से निवेदन है कि इसको अच्छे से नोट कर लें। अब जो है एक टॉपिक आपका आता है संकर पूर्वज संकरण। संकर पूर्वज संकरण की जब बात करते हैं, बैक क्रॉस इसको बोलते हैं। देखिए जब बैक क्रॉस की हम बात करते हैं तो याद कीजिए, हमने कहा था बड़ा टी छोटा टी, ये क्या है? जनक हैं। युग्मक इनसे क्या बने थे? तो बड़ा टी दोनों एक जैसे हैं तो एक ले लिया, ये छोटा टी एक ले लिया, और ये जो है वो क्या बना था? बड़ा टी छोटा टी, यानी ये पड़ा था F1PD, और ये क्या है? F1PD के अंदर संकर है ना। तो अगर हम इस संकर का या इस F1PD का क्रॉस पीछे की ओर जाएं, बैक जाएं, पूर्वज से करें, संकर पूर्वज संकरण कहलाता है। अब वो संकरण जो है वो जनक पीढ़ी के प्रभावी लक्षण से भी हो सकता है, क्योंकि ये लक्षण कैसा है? प्रभावी लक्षण है, और अप्रभावी लक्षण से भी हो सकता है। तो इसी कारण से ये दो टाइप का है। अगर हम बात करते हैं प्रभावी लक्षण से, तो उसको हम कहते हैं आउट क्रॉस। आउट क्रॉस यानी कि बाह्य संकरण। आपको परिभाषा लिखनी होगी, तो मैं लिख नहीं रहा हूं, बोल रहा हूं, आप इसको कॉपी में जरूर नोट कर लें कि जब F1PD का संकरण जनक पीढ़ी के प्रभावी लक्षण से करवाया जाता है तो उसे बाह्य संकरण कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, जब F1PD के पौधों का या F1PD का संकरण जो है वो जनक पीढ़ी के प्रभावी लक्षण से करवाया जाता है तो उसे बाह्य संकरण कहते हैं। देखिए बड़ा टी यानी कि ये प्रभावी जनक हो गया, और बड़ा टी छोटा टी। अब इसको ध्यान से देखिए, अगर मैं इसका चेकर बोर्ड बनाना चाहूँ तो इसको ध्यान से देखिए, 4 बॉक्स बना रहा हूँ मैं। बड़ा टी यहाँ लिख रहा हूँ, और इन दोनों में से ये बड़ा टी और छोटा टी यहाँ लिख रहा हूँ। इसको समझते जाइए। जब क्रॉस कराएंगे बड़ा टी, ये भी बड़ा टी, उसके बाद ये बड़ा टी छोटा टी और बड़ा टी छोटा टी। आपसे पूछे कि सभी पौधे कैसे हैं, लक्षण प्रारूप, तो आपको दिख रहा है कि ये भी लंबा है, सभी पौधे लंबे हैं, यानी कि लक्षण प्रारूप में सभी पौधे लंबे, या यूं कह सकते हैं 100% पौधे लंबे हैं। लेकिन अगर बात करें जीन प्रारूप की, तो आप क्या कहेंगे सर? 50% पौधे जो हैं वो समयुग्मजी लंबे हैं, यानी कि ये दोनों बड़े टी वाले, और 50% पौधे क्या हैं? लंबे तो हैं लेकिन समयुग्मजी नहीं है, विषम युग्मजी हैं। याद कीजिए, हमने समयुग्मजी के लिए शुद्ध और विषम युग्मजी के लिए अशुद्ध शब्द का प्रयोग भी किया था। इसका मतलब अब लक्षण प्रारूप तो सभी पौधे लंबे, जीन प्रारूप में अगर आपको अनुपात निकालना हो तो क्या हो जाएगा? 1:1, 50-50 का। 1:1 का मतलब समयुग्मजी लंबे और विषम युग्मजी लंबे के बीच में जो अनुपात है वो क्या है? 1:1। तो ये क्या? बाह्य संकरण। अब एक संकरण जो आता है जिसको हम टेस्ट क्रॉस बोलते हैं, परीक्षण संकरण हम बोलते हैं। आपने इसके बारे में भी पढ़ा है, परीक्षण संकरण। पीछे की जो क्लास है उस क्लास में अगर आप जाएंगे तो आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी कि हम परीक्षण संकरण की बात कर रहे हैं। तो इसके अंदर F1PD का संकरण हम करा रहे हैं अप्रभावी जनक से, यानी कि छोटा टी और साथ में है आपका बड़ा टी छोटा टी। तो देखिए जब इसके अंदर भी हम उसी तरह से सारणी की चर्चा करेंगे। देखिए छोटा टी लिखा, इधर बड़ा टी छोटा टी लिखा, यहाँ भी चारों खाने, तो बड़ा टी छोटा टी, उसके साथ बड़ा टी छोटा टी, फिर दोनों छोटे टी और दोनों छोटे टी। कहने का मतलब यहाँ पे आपसे लक्षण प्रारूप पूछे तो भी आपके पास क्या है?
एक बड़ा टी छोटा टी है, अनुपात छोटा टी, यानी कि 1:1 है, यानी 50%, 50%, यानी कि ये लंबे हैं और ये बौने हैं। सही है बात। अब जब जीन प्रारूप की बात करें तो यहाँ पे देखिए जीन प्रारूप भी सेम ही रहने वाला है, लेकिन यहाँ पे जीन प्रारूप में हम क्या लिखेंगे, 1:1 तो है, लेकिन यहाँ पे ये क्या है, विषम युग्मजी, लंबे और बौने यानी कि समयुग्मजी बौने के बीच का अनुपात है। यहाँ समयुग्मजी लिख सकते हो, और मैं यहाँ तक मानता हूँ कि समयुग्मजी बौने के लिए लिखने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि बोना अपने आप में समयुग्मजी होगा तो बोना है, क्योंकि अप्रभावी लक्षण तब तक नहीं आएगा जब उसके दोनों युग्म विकल्पी एक जैसे नहीं हो जाते। तो ये संकर पूर्वज संकरण के बारे में चर्चा थी। उसके बाद मेंडल की जो वंशागति के नियमों का जो महत्व है, तो उसको आप थोड़ा सा पॉइंट्स नोट कर लो, 5-4 पॉइंट जो है। देखिए मेंडल की वंशागति के जो नियम है उनका महत्व तब तक हमें समझ में नहीं आया था जब तक मेंडल इन पे शोध कर रहा था, लेकिन बाद में उन 3 वैज्ञानिकों के नाम मैंने आपको बताए थे जिन्होंने मेंडल के पृथक जो नियम है उनका महत्व समझाया था। तो मेंडल के आनुवंशिकता के नियमों का महत्व, तो इस तरह से लगभग 6-7 पॉइंट हैं। तो इस पॉइंट को थोड़ा सा आप लिखते जाइए। पहला पॉइंट जो आप लिख लीजिए कि मेंडल के जो नियम हैं उनसे हानिकारक व घातक जीनों का पता कर हटाया जा सकता है ना। तो जीनों की जब बात कर रहे हैं तो आपको याद होगा कि तब तक जीन की उत्पत्ति का हमें पता नहीं था, जीन शब्द नहीं था, तब शब्द था फैक्टर, कारक। तो ये जो जीन संकल्पना है, यानी कि जीन कंसेप्ट जो है, इसका उद्भव जो है वो भी मेंडल की आनुवंशिकता के नियमों का महत्व है। तो जीन संकल्पना का उद्भव जो है वो हानिकारक और घातक जीनों का पता लगाकर जो है उनको हटाया जा सकता है। जीन संकल्पना जो है उसका उद्भव जो है इससे माना जाता है। उसके बाद मेंडल के नियमों से जो संकर संतति है उसमें उत्पन्न लक्षणों के बारे में पता लगाया जा सकता है। ठीक है, तो ये भी आप नोट कर लीजिए कि संकर संतति जो है यानी F1 पीढ़ी जो है उसके अंदर उत्पन्न लक्षणों का जो है वो पता लगाया जा सकता है। और नेक्स्ट जो है रोग प्रतिरोधक किस्मों वाली जो फसलें हैं तैयार की जा सकती हैं। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए, 2 नंबर के क्वेश्चन में कभी आ जाता है। उसके अलावा जो है एक शाखा है विज्ञान की सुजननिकी, यूजेनिक्स। तो ये भी मेंडल के नियमों पर आधारित है। तो इसके बारे में भी आप लिख लीजिए कि सुजन्य की शाखा जो है वो भी मेंडल के नियमों पे ऊपर आधारित है। तो इस तरह से ये बस आप 5 पॉइंटों के बारे में
नोट कर लीजिए, काफ़ी हैं। तो ये है मेंडल के आनुवंशिकता के नियमों के बारे में। ये पाठ आपका लगभग 3 जो है समाप्त हो चुका है, कॉपी में आप नोट कर लेंगे। ये पाठ आपका हो गया है। उसके बाद आपकी कॉपी लॉन्च होगी। सभी बच्चे, अभी एक सुरेश का जरूर काम आ रहा है, नरेंद्र का भी एक दिन आया था, तो इसको आप जो है वो कंप्लीट करें और जल्दी से जल्दी मेरे को ग्रुप के अंदर फॉरवर्ड करें। और सभी जो है इसको ध्यान रहेंगे। आपका कभी भी टेस्ट हो सकता है इससे संबंधित, कोई भी समस्या हो आप बस, कल का दिन है और इसके बारे में आप पूछ सकते हैं ग्रुप के अंदर। और फिर आपका टेस्ट भी होगा, तो टेस्ट के लिए भी आप तैयार रहें। ठीक है, धन्यवाद। अगला चैप्टर जब भी होगा आपको उसके बारे में सूचित कर दिया जाएगा।